हेलो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम लोग यहाँ पर आज का विषय वस्तु है ग्रेविटेशन। नया चैप्टर ग्रेविटेशन। चैप्टर 10 ऑफ योर एनसीईआरटी। आज मैं नया पार्ट शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो बच्चों, आप लोगों ने अपने दैनिक जीवन में अक्सर पेड़ से फल पत्ते गिरते हुए आप लोगों ने देखा होगा। ये क्यों गिरते हैं, इनका उत्तर भी आपने जानने की कोशिश की होगी। कुछ लोगों को उत्तर भी मिला होगा और शायद आप सभी लोग जानते हैं कि ये इसलिए गिरते हैं, फूल पत्ते पत्तियां, कि पृथ्वी उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल उठा है कि पृथ्वी को वो पत्ते या फल वो आकर्षित करते हैं कि नहीं? दूसरी चीज, आप लोगों ने सुना होगा कि पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा करती है। ठीक है, और पृथ्वी और अन्य जो ग्रह हैं वो भी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा का जो ये पाथ है, जो ऑर्बिट है, वो हमारा सर्कुलर है, यानी वृत्ताकार है। तो आखिर इस वृत्ताकार पाथ को किसने बनाया है कि वो गोलाकार पाथ में ही घूमते हैं, वो सीधी रेखा में नहीं घूमते? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये उठता हो। आप सोचते हो कि इस ब्रह्मांड में सूर्य के चारों तरफ, यानी अपनी हम गैलेक्सी की बात करें तो सूर्य के चारों तरफ जो 8 ग्रह हैं वो घूमते हैं, और हर ग्रह के क्या वो अपने अपने चंद्रमा होते हैं। पृथ्वी के एक चंद्रमा है, जुपिटर के 26 की 27 चंद्रमा है। ठीक है, तो ये पृथ्वी का सूरज की तरफ, सूरज के चारों तरफ का घूमना या चंद्रमा के पृथ्वी के चारों तरफ घूमना, यह कैसे संभव होता है? तीसरी चीज जो हम यहां पर जिक्र करेंगे कि समुद्र में जो ज्वार भाटाएं आते हैं, टाइड्स, दैट इज कॉल्ड एज टाइड्स, ये क्यों आते हैं? और आप जानते हैं कि टाइड्स 24 घंटे में 2 बार आते हैं समुद्र में। एक हाई टाइड्स होता है और एक लो टाइड्स होता है। लेकिन ये टाइड्स ज्वारभाटा क्यों होते हैं, इसके कारण को भी हमें समझना होगा। चौथा जो चीज है वो है हमारा ग्रहण, सूर्य ग्रहण। एक्लिप्स फॉर्म होना, सूर्य ग्रहण का लगना या चंद्र ग्रहण का लगना, ग्रहण का लगना भी हमारा, उसके पीछे भी हमारा एक बहुत बड़ा कारण है, जो है गुरुत्वाकर्षण का। तो इस पाठ में हम इन्हीं सारे अनसुलझे सवाल का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे।
और इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको काफी हद तक ये समझ आ जाएगा कि आपके पूर्व कक्षाओं में जो कुछ भी बताया गया है वो कैसे संभव होता है, और बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हम यहां पर सुलझा पाएंगे, समझ पाएंगे। तो इन सबको समझने के लिए हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। What is gravitation? First of all, let us define what is gravitation. So, gravitation is a force of attraction between the two bodies. एक बहुत ही साधारण भाषा में, सिंपल वे में, बेसिक वे में यदि हम कहें तो गुरुत्वाकर्षण किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल है। ठीक है, किन्हीं दो वस्तु। अब ये जो बॉडी है यानी वस्तु है, इनका जो दायरा है ये बहुत बड़ा दायरा है। ये दोनों वस्तु, दोनों ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। दोनों ऑब्जेक्ट या तो हमारे पृथ्वी के धरातल पर हो सकते हैं, दैट आर कॉल्ड एज टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट जो हमारे पृथ्वी पर रहेंगे, कुछ भी हो सकते हैं, लिविंग और डेड। ठीक है, और दो वस्तु जो हमारे अंतरिक्ष में है, दैट इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। दैट इज कॉल्ड एज सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब चाहे वो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट हो चाहे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो, हम जानते हैं कि पृथ्वी पर भी छोटे से छोटे वस्तु हैं और बड़े से बड़े वस्तु हैं, और सेलेस्टियल यानी अंतरिक्ष में भी छोटे से छोटे वस्तु हैं और बड़े से बड़े वस्तु हैं। तो अब ये टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट भी हमारे दो छोटे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या एक छोटा एक बड़ा भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है, हम एक बृहद दायरे में लेते हैं, बिग कंसेप्ट ऑब्जेक्ट एनी बॉडी। नाउ लेट अस कम अगेन टू द टॉपिक, द स्टेटमेंट ऑफ द law of gravitation. Law of gravitation states that, what does it states? It states that if there are two objects, say one is smaller and one is bigger, having the mass ma and mb, and they are separated by distance d, then the force of attraction between these two bodies will be directly proportional to product of their masses. इन दोनों के मास कितने हैं, दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे, गुणा करेंगे, जितना आएगा उसके ऊपर निर्भर करेगा कि फोर्स कितना होगा। अगर वो ज्यादा होगा तो फोर्स भी हमारा ज्यादा लगेगा, और यदि हमारा वो दोनों का गुणा अगर कम होगा तो हमारा फोर्स भी कम लगेगा। तो ये सीधा समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of the masses, and the masses are say ma and mb, and
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली मीन्स साइन तो वही रहेगा, इसको हम ले लेंगे 1 अपॉन क्या, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दिस। सो 1 अपॉन दिस। दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ these are the basically two main parts of this law of gravitation. ठीक है? Now if we combine these two equations, combining first and second, how will you combine? देखिए यहां पे F is equal to a product of masses है, यहां F is proportional to product of the masses, यहां F is proportional to 1 upon d square. It means that F is proportional to this and this. So multiply these two, MA MB अपॉन इसको 1 अपॉन डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारा। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाते हैं, ये इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन, प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन। जब भी हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को इक्विलिटी साइन से रिप्लेस करते हैं, तब हम वहां पर कोई ना कोई एक कांस्टेंट लगाते हैं, एक स्थिरांक लगाते हैं। ठीक है, यहां पर इस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो स्थिरांक लगाते हैं उसे हम G से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि वी रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल लेटर G। रिमेंबर G, बट इट शुड बी इन कैपिटल, वो कैपिटल लेटर का G ही होना चाहिए। अगर स्मॉल g का रिप्रेजेंट करेंगे तो आप जानते हैं स्मॉल g कुछ और ही माने रखता है, दैट इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसलिए हम कैपिटल G से करते हैं। सो रिप्लेसिंग दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन हियर, वी विल कीप ए कांस्टेंट g टाइम्स ऑफ दिस MA MB upon d square. So this will be the force acting between these two bodies. इन दोनों वस्तुओं के बीच में इतना मान का हमारा फोर्स एक्ट होगा, और ये फॉर्मूला जो है ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। ठीक है, अब हमने एक बात कहा था कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन शब्द का यहां पर इंपॉर्टेंस है, इसलिए है कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जब भी हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की जब बात करते हैं तो उसमें जो फोर्स होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स ही होता है, रिपल्सिव फोर्स कभी नहीं होता। हम कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं लेते हैं। Gravitational force is always is attractive in nature. Now, according to third law, if this object attracts object A, then object A will also attract object B. थर्ड लॉ हम लोगों ने पढ़ा है। अगर B इसके ऊपर में बल लगाएगा तो A भी इसके ऊपर में बल लगाएगा। ठीक है, तो आइए हम दो फोर्स डिनोट करते हैं। एक डिनोट करते हैं फोर्स ऑन A। देखिए A के ऊपर में फोर्स लग रहा है, किसके द्वारा, B के द्वारा। अब A के ऊपर में लग रहा है तो हम इधर को दिखाए हैं, वो इसलिए कि ये जो फोर्स लग रहा है ये क्या है, हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है, और B, ये जो B है अपने तरफ इसको ये खींच रहा है, यानी कि फोर्स किधर लग रहा है, B के तरफ लग रहा है, ये खींच रहा है B A को, इसलिए हमने लिखा FAB। अब जब B A को खींच रहा है तो A भी B को खींचेगा। सो अब ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, तो ये फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, किसके द्वारा, A के द्वारा। इस पे लिखेंगे हम फोर्स ऑन B ड्यू टू K। तो
ये हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया। पिक्टोरियल फॉर्म में हम इस तरह से, ये फिगर को आपको हमेशा आंखों के सामने होना चाहिए जब आप लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करेंगे या कोई भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इस फिगर के द्वारा ही इस चीज को आप समझ पाएंगे। अब एक चीज और देखे होंगे आप लोग कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स कहां एक्ट होगा। हम यहां एक्ट नहीं करा रहे हैं, यहां एक्ट नहीं करा रहे हैं, यहां एक्ट नहीं करा रहे हैं, हम कहां एक्ट करा रहे हैं? along the line joining the center of the two objects. The line of action of force is along the line joining the two object। इन दोनों लाइन को, इन दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर और दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, उसी लाइन के अलोंग में ये हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट होता है। नाउ इन दिस वे वी कैन से दैट द न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, it is also called as Newton law of gravitation since it was given by Newton. So another name of law of gravitation is Newton's law of gravitation. So Newton's law of gravitation has three parts. The first part, it says that the force is directly proportional to the product of the masses of the two bodies. Second part states that the force is inversely proportional to the square of the distance between them. And third part says that the force of attraction will always act along the line joining the center of the two bodies. So combining these three statements, we give the law of gravitation. Now, just now I told you that whenever we remove the proportionality sign, we give a constant. Now, here also we have given a constant g. But remember, in law of gravitation, we always give the constant as capital G, and it is a constant because it has the numerical value 6.673 into 10 to the power minus 11, and its unit is Newton meter square per kg square. Newton meter square per kg square. This is the numerical value and this is the SI unit of gravitation constant. And this G is called as gravitational constant. It has many names. Gravitational constant. One second, it also called as universal gravitational constant. And third, it is also called as gravitational constant, universal gravitational constant, or Newton's gravitational constant. You can call it from any of these three names. तो जी का ये नाम हो गया, ये वैल्यू हो गया, ये एसआई यूनिट हो गया, और ये फोर्स का, which force? Attractive force. Always remember this F will be attractive. So with this law of gravitation we can give the answer of your questions about the happenings
near about you. It is due to the gravitation that an object is being attracted towards the earth. Now the question arises, is earth is also being attracted toward that object? Yes, definitely yes. Definitely yes. This object, whether a ball, whether a duster, whether a chalk, any object, whether big or small, comes towards the earth due to the attraction of the earth. Now, why not this earth is being attracted towards this object? It happens. It happens. होता है. This earth is also being attracted towards the object, but the reason for this, that earth is not moving toward the object, is limited by the Newton's second law, that is F is equal to m into E. So to move this object earth towards the smaller object of lesser mass, it will require a huge amount of force due to the mass of the earth as compared to the object. You know from the second law, the magnitude of the force required will be equal to mass times the acceleration. Since the object earth is heavier, very heavy in comparison to the falling object, the motion of the earth toward the object is not physically possible. So, this earth applies the force on this object and it is superseded by the force applied by the object on the earth, and this get attracted towards the earth. The same example, the same reason is for the formation of the tides as well as for the revolution of the moon around the earth. Okay? So that much for today. We will meet again in the next periods. Thank you. सर, इसका फॉर्मूला